गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक थर्मोडायनामिक्स 2 में जो है टॉपिक है क्लैसियस इनइक्वालिटी मींस क्लैसियस असमानता। क्लैसियस असमानता क्या है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्लैसियस ने कहा क्या था। तो क्लैसियस असमानता अलग चीज है, पहले हम क्लैसियस के शब्द देख लेते हैं। क्लैसियस ने कहा था कि विश्व की ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है, लेकिन विश्व की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है, मतलब अधिकतम की ओर अग्रसर रहती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बट जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो एक बार इक्वल रहती है। ठीक है, इक्वल रहती है। उसके बाद में है क्लैसियस असमानता। क्लैसियस असमानता का मतलब यहाँ पर है, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि उत्क्रमणीय चक्र जो हमारे पिछले वीडियो में है, उत्क्रमणीय परिवर्तन जो है उसमें कोई भी उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है, मतलब ए से बी बन रहा है और बी से वापस ए बन रहा है। इस तरह की उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंदर जो है अधिकतर डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो 0 रहती है। अब 0 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर तंत्र और पारिपार्श्विक, मतलब अगर सिस्टम और सराउंडिंग जो है उसके अंदर तो आप एनर्जी का जो है आदान प्रदान या स्थानांतरण हो सकता है, इसी तरह से एंट्रोपी के अंदर चेंज होता है, बट टोटल एंट्रोपी इन दोनों की देखें तो टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस जो है वो 0 रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मान लें, यहां पर ये तो होगी समानता। ठीक है, अब ये असमानता क्या है इसमें कि हम मान लेते हैं कि एक जो प्रक्रम है ए से बी, ठीक है, ये यहाँ पे अनुत्क्रमणीय हो रहा है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल, मतलब ए से बी बन रहा है बट बी से ए वापस नहीं बन रहा है। तो उस प्रक्रम के अंदर डेल्टा एस में परिवर्तन आएगा, मतलब शून्य नहीं रहेगी एंट्रोपी, और इसी को ही क्लैसियस असमानता कहते हैं। ठीक है, तो क्लैसियस असमानता जो है वो यही है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो है डेल्टा एस जो परिवर्तन है उसका मान जो है वो क्या होता है, स्थिर नहीं होता, असमान रहता है, 0 नहीं होता है। और इसका जो परिवर्तन है, परिवर्तन का जो मान है वो ये तय करता है कि जो बदलाव है वो प्रकृति में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर ए से बी दिया हुआ है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है और ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है तो उसमें एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, मतलब शून्य होती है। और उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंदर तंत्र और पारिपार्श्विक यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है, बट इसमें टोटल एंट्रोपी जो होती है वो 0 रहती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो आपको ऊपर बताया, आपकी इसको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, उसके बाद आप टॉपिक को स्टार्ट करें। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये क्लैसियस असमानता है उसका जो टॉपिक आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा, वो आपको करना है। अब हम देख लेते हैं आपकी बुक से कि आपकी बुक में किस तरह से जो है वो इसको डिस्क्राइब करेंगे आप अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्लैसियस असमानता, क्लैसियस असमानता यह एक अवस्था फलन है और तंत्र की अवस्था पर इसमें निर्भर करती है। इसका मतलब हुआ कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी होती है वो अवस्था फलन है। हमने सबसे पहले एंट्रोपी पढ़ने से पहले यही कहा था कि एंट्रोपी क्या होती है, अवस्था फलन होती है। और अवस्था फलन क्या होता है, वह अवस्था फलन जो कि तंत्र की, जैसे ए से बी ये अवस्था हो गई है ना, बी से ए फिर ये अवस्था हो गई, यानी कि तंत्र के पथ पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो अवस्था फलन होता है। तो एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन ही है। इसका जो मान है, क्योंकि चक्रीय प्रक्रम है तो इसका मान जो होगा वो ए और बी अवस्था पर निर्भर करेगा। तो मान लिया प्रक्रम में ए से बी और पुनः बी से ए में आ जाता है, कोई भी चक्रीय प्रक्रम है, कुछ भी हो रहा है उसमें, तो उसमें जो प्रक्रम है वो पहले ए अवस्था में था, फिर बी में आ गया, बी से वापस ए में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल एंट्रोपी जो अपनी है वो क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो तो होती है, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में मैंने अभी आपको कहा था उत्क्रमणीय प्रक्रम में डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो टोटल की जीरो होती है, लेकिन टोटल तो जीरो होती है, लेकिन ए से बी में क्या होगी, तो उसकी होगी ए से बी में आएगा तो डीएस, प्लस बी से वापस ए में जाएगा तो डीएस कितना होगा, डीएस यहाँ पे डेल्टा एस जो है उसका छोटा रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए से बी डीएस, और फिर अब देखिए प्लस हुआ है ये, है ना, तो इसलिए प्लस इसलिए हुआ है ए से बी प्रक्रम है, फिर बी से ए प्रक्रम है, ये पाथ हो गया। ये दोनों में एंट्रोपी इसकी जोड़ ली और टोटल क्या होता है, शून्य होता है। तो हम अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये एक माइनस में आ जाएगा, एक उस तरफ चला जाएगा जीरो के, जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाती है, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह से बी से ए में ले जाने के लिए अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ए से बी में जाने पर कोई तंत्र की एंट्रोपी उतनी ही होती है जितनी कि बी से ए में ले जाने पर होती है। ठीक है, लेकिन उनका जो परिवर्तन है वो समान और विपरीत होगा। ठीक है, यानी एक जैसा होगा लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर माना जाए कि परिपार्श्विक से, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्लैशियस असमानता पढ़ना है। क्लैशियस असमानता एंट्रोपी की अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंदर जो असमानता होती है वो है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहां पर देखिए आप माफ कीजिए, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो एंट्रोपी है सिस्टम की और सराउंडिंग की, ये सिस्टम की हो गई, ये सराउंडिंग की हो गई, जितनी है बराबर है और विपरीत है। ठीक है, लेकिन अगर टोटल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ जो है वो शून्य आना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब अगर अपन मान लेते हैं भी कोई भी परिवर्तन है, उसमें कोई एक परिवर्तन अपन मान लेते हैं कि अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें फिर एंट्रोपी का चेंज होगा। ठीक है, एंट्रोपी का चेंज कैसे होगा, तो देखिए हम लोग ने S इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी किया था। तो S यहां पे आ गया डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब डी क्यू अपॉन टी जब हम करते हैं इरिवर्सिबल, ठीक है, यहां पे इरिवर्सिबल का मतलब अनुत्क्रमणीय और ये है उत्क्रमणीय। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय जो है इसके अंदर क्या होगा, हम इसको ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको में S इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि हमने जो कार्नो साइकिल किया था या मतलब उसमें एंट्रोपी निकाली थी या एंट्रोपी ही की थी, जब उसमें वैल्यू निकाली थी एंट्रोपी की, तो डी क्यू अपॉन टी आया था। ठीक है, तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी था उसमें। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखिए डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी जो है उसको हम डीएस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी प्लस डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब हम जो है जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है कि डेल्टा एस टोटल जो होता है वो टोटल होता है, और टोटल में अब देखिए आप रिवर्सिबल को इसका जो इरिवर्सिबल है और एक तो रिवर्सिबल है, उन दोनों की एंट्रोपी जो है आप जोड़ेंगे तो एक तो माइनस में ही है। ठीक है, और एक प्लस में है। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो हमें पता है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए डेल्टा एस भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन होता है। टोटल जो डीएस टोटल होता है ना वो शून्य नहीं होता अनुत्क्रमणीय के लिए। तो अनुत्क्रमणीय के लिए शून्य नहीं होता, इसीलिए हम लिखते हैं कि डी इरिवर्सिबल अपॉन टी जो है वो जीरो से कम है। ठीक है, यानी कि शून्य तो नहीं होता लेकिन शून्य से भी कम है वो। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। तो अतः इसके उपयोग से क्या होगा, समीकरण जो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो ए से बी में जो हो रहा है इरिवर्सिबल, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, और जो ए से बी में हो रहा है रिवर्सिबल, तो उसमें क्या होगा कि डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन डी टी। ठीक है, तो लेकिन हम जानते हैं कि डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज इक्वल्स टू डी एस। ठीक है,
तो अब ये पता है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने एंट्रोपी की थी, उसमें ds का मान क्या था, dq/t था, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ds a से b है, ठीक है, और dq इरिवर्सिबल अपॉन t। तो क्यों ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको जो रिवर्सिबल वाला है उसको ds ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम एक बात कर रहे थे यहाँ पर कि dq इरिवर्सिबल जो है यहाँ पे वो क्या होगा, तो dq इरिवर्सिबल अपॉन t जो है वो 0 से कम है। इस समीकरण का उपयोग जो है हम करते हैं कि हमें पता है dq इरिवर्सिबल अपॉन dt, और जो a से b में है, और dq रिवर्सिबल अपॉन dt, तो इसमें dq रिवर्सिबल वाले का मान ज्यादा है क्योंकि इसका मान 0 से कम है और इसका मान 0 होता है। तो 0 से कम है, इसका मतलब 0 वाले का ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, इसका माइनस में है इसलिए। और हमें पता है कि dq रिवर्सिबल को ds लिख देते हैं, तो हम इसमें ds और यहाँ पे ds लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे dq रिवर्सिबल अपॉन dt जो है बड़ा है ds से, ये चीज आ जाएगी। अब उसके बाद में फिर dq रिवर्सिबल अपॉन dt बड़ा है a से b है, तो उसको हम डेल्टा s a b लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूं चेंज कर देते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए जो a b है, अब यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि ये इसका मान बड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चिन्ह ध्यान रखिए, इसी चीज को उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने कि डेल्टा एस सिस्टम जो है, ए बी मतलब सिस्टम हो गया, सिस्टम जो है उसका मान जो है वो ज्यादा है। ठीक है, क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एस ए बी प्रक्रम जो है उसमें ए से बी में जाने पर एंट्रोपी परिवर्तन है। ठीक है, 0 नहीं है। ठीक है, और एंट्रोपी परिवर्तन है, ये एंट्रोपी परिवर्तन को बताता है, क्योंकि अगर ऐसे आता तो डेल्टा सिस्टम 0 होना चाहिए था। तो अब इसमें क्या है, इसीलिए हम इसको जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम कहते हैं क्लासियस असमानता। तो क्लासियस असमानता आए तो सबसे पहले आप जो मैंने आपको पहले बताया था रिटर्न में जो लिखा हुआ था वो आप बता देंगे। ठीक है, कि क्लैशियस असमानता इरिवर्सिबल प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में होता है, और ए से बी में जाने पर, जैसे ये ए से बी में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है, इसलिए इसके डेल्टा 0 नहीं होता बल्कि उसमें परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन ही यही बताता है कि प्रकृति में बदलाव होगा या नहीं। और उसके बाद आप ये लिख देंगे डेल्टा सिस्टम जो है ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में बताए, तो सिस्टम की जो है एंट्रोपी ज्यादा होती है, सराउंडिंग की कम होती है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप ये सिस्टम ये बना सकते हो। तो इस तरह से क्लैशियस असमानता जो है वो ये है। ठीक है, तो क्लैशियस असमानता के बारे में हमने कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू।